नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज हम महिला श्रमिकों पर बात करेंगे। महिलाओं की स्थितियां पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही बदतर होती हैं। प्रायः सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक स्थितियां नहीं होती। आज हम बात करने जा रहे हैं इस क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि और वन भूमि पे काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सविता रथ से। आप जनचेतना मंच का नेतृत्व करती हैं, साथ ही साथ मजदूरों के साथ उनके हर संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करती हैं। दूसरी अतिथि हैं अपर्णा। नमस्कार। अपर्णा इप्टा की भूतपूर्व अध्यक्ष है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ इप्टा की कोषाध्यक्ष भी हैं। अभी वाराणसी में रह रही है और गांव के लोग नाम की जो पत्रिका अगोरा प्रकाशन से निकलती है उसका संपादन करती हैं। आप दोनों का मुद्दे की बात में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला सवाल सविता जी आपसे है कि श्रम जगत में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत बदतर होती है। आपका इस बारे में क्या निरीक्षण है? देखिए, ये दरअसल यहाँ का एक सोच ही है। हमारे यहाँ अगर भारतीय सोच की अगर बात करें कि महिलाओं का जो काम का बंटवारा है वो घर तक सीमित है और घर के बाहर जो काम हो भी रहा है तो उसको उस तरीके से सम्मान इसलिए नहीं दिया जाता कि उसको काम के रूप में नहीं स्वीकारा जाता, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि हमारा स्थानीय जो मजदूरी का जो बात है वो उस तरीके से विकल्प नहीं निकल के आ पाते हैं। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र के जो खास करके मैं रोजगार की बात करूँ और वो असंगठित और अकुशल मजदूर की बात मैं करूं और उसमें भी महिलाओं की बात करूं तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे आपके जंगल हैं, जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जहाँ पे चारागाह है, जहाँ पे कृषि रकबा बड़ा है, वहाँ पे कहीं न कहीं महिलाओं का अपना एक असंगठित होते हुए भी कहीं न कहीं एक संगठित रूप से उनका एक सम्मानजनक मजदूरी वहाँ से उनको मिलता रहा है। जहाँ तक संदर्भ में अगर हम बात करें रायगढ़ का, तो रायगढ़ एक औद्योगिक नगर के रूप में पहचाना जाता है। इनकी अपनी एक पहचान है, 90 से उस तरीके की पहचान है। बड़े खनिजों के खदानों की बात अगर हम करें तो इसमें कहीं न कहीं एक बड़ा कृषि रकबा ख़त्म हुआ है। वहीं पे वनों के भी एक बड़ा रकबा ख़त्म हुआ है। अगर हम आंकड़ा भी अगर देखते हैं तो अगर हम सन 90 से इधर की देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास लगभग 35,000 हेक्टेयर कृषि भूमि कहीं न कहीं गैर कृषि कार्य में चली गई है। चाहे वो बड़े बांध परियोजना हो, बड़े खनन परियोजना हो, चाहे आपका औद्योगिक क्षेत्र में हो, कॉलोनी हो, स्कूल हो या शहर के विकास के लिए बड़े जो विस्तार मिला उस पर ज़मीनें गई गैर कृषि में। तो वहाँ से जो महिलाएं कृषि मजदूरी के रूप में अपना एक सम्मानित जो स्थानीय स्तर पे जो रोजगार एक सुरक्षित माहौल में कर रही थी वो कहीं न कहीं ख़त्म होकर उनका पलायन धीरे धीरे शहरों की ओर आने लगा है। तो वो शहर में आके क्या करेंगी, वो चूँकि वो ग्रामीण काम करती रही हैं। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो जो जंगल ज़मीन के अंदर जो जंगल क्षेत्र हैं वहाँ जो आदिवासी समुदाय और आदिवासी क्षेत्र में जो अन्य समुदाय भी हैं उनके भी रहन सहन लगभग आदिवासी तरीके से, पारंपरिक तरीके से हो रहे हैं। तो जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम डेटा देखते हैं तो 11,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हमारे वन भूमि नष्ट हो गए हैं। तो हम देखेंगे कि वनोपज संग्रहण करने वाला जो महिला समूह रहा, पशुपालक जो रहा और जो उनके हाथ में जो छोटे छोटे जो जानकारियाँ थी झाड़ू बनाने का, चटाई बनाने का, ये कहीं न कहीं एक तरीके से अब ख़त्म होने लगा। तो वो महिलाओं का पलायन सीधा आसपास के अगल बगल शहरों पे हुआ। वो शहरों पे आके कोई सम्मानित काम नहीं कर रही हैं, ना उनका कोई संगठन नहीं है, ना कितने आए ऐसा भी कोई बड़ा पुख्ता हमारे पास आंकड़े नहीं है कि कितना फला ब्लॉक से आया या उस जिले से कितने आके शहर पे कहीं पे एकदम न्यूनतम काम, कहीं पे कोई सब्जी भाजी बेच रहा है, कहीं पे घरेलू कामगार से जुड़ गए हैं। तो ये एक जो घरेलू कामगार का जो संगठन शहरी क्षेत्र का है, इनका भी एक सुरक्षा, उनका जो हक, उनका जो अधिकार और उनके जो स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे और एक जो मुद्दा आता है उनका सुरक्षित माहौल,
तो एक यौन हिंसा से बचने के लिए क्या हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है? तो इस तरीके की चीज़ों को हमें एक सोच के साथ हम कहीं ना कहीं नहीं ले पाए और मुझे लगता है कि वो सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए, तो ये जो महिला जो मजदूरों की बात आती है कहीं ना कहीं बिखरी बिखरी आती है। अब अपर्णा जी, आप बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, कुछ तो सविता जी ने बताया, पर आपका क्या अनुभव है? आप जैसे आपके पत्रिका में जो कुछ छपता है, तो उस दृष्टि से आप क्या देखती हैं? एक ये बात आती है सामने कि वो जो आत्मनिर्भरता जो होती है, जैसे शहरी क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं गृहिणी होती हैं या घर पर रहकर ही घर का संभालने का काम करती हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाली स्त्रियां जो कृषि कार्य कर रही हैं वो यानी फील्ड में जाके काम करती, तो एक जो उनके अंदर काम करने का आत्मविश्वास होता है। तो ये कह सकते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां जो हैं जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं वो आत्मनिर्भर हैं और घर से बाहर निकलकर, घर की जिम्मेदारी तो निभाती हैं, घर से बाहर निकलकर भी वो काम कर रही हैं और 2 क्षेत्रों में काम होता है। तो कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी काम है और उनकी पूरी सहभागिता है देश की अर्थव्यवस्था, जैसे किसान के लिए होता है। तो महिलाएं किसान भी वो महिला किसान ही कहलाती है, लेकिन उनको उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता। हाँ। उनको मजदूर के रूप में या मजदूर के रूप में ही अधिकतर सामने लाया जाता है। किसान कहने से हमारे यहाँ यही होता है कि पुरुष किसान ही है, महिला किसान को अंडरलाइन नहीं किया जाता है। तो एक ही समस्या है। असल में जमीनें भी उनके नाम पे नहीं होती है ना। हाँ, कृषि भूमि उनके नाम पे नहीं है। हाँ, ये भी एक समस्या है। तो वो अब जैसे परिवार में होता है ना कि मुखिया कमा के लाया, तो जो काम पूरे परिवार का जो दायित्व है या जिम्मेदारी है या नाम है वो मुखिया के नाम से ही, पुरुष जो मुखिया होता है उनके नाम पे ही होता है। और इसी तरीके से गांव में भी है कि उनके नाम से जो ज़मीनें नहीं है वो भले उसमें हिस्सेदारी कर रही है, लेकिन मुखिया और जो जिम्मेदारी वाला पुरुष जो खास वर्ग है, जिम्मेदारी वाला जो हिस्सा है वो पुरुष के ही नाम पर आता है। सही बात है। सविता जी, आप महिला मजदूरों के बारे में एक बार बता रही थी कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान वाली बिल्कुल भी परिस्थितियां नहीं रहती, बहुत विषम परिस्थितियों में वो काम करती हैं। कृपया अपने अनुभव आप हम सबसे साझा करें तो बेहतर होगा। देखिए, 2 तरीके का जो परिदृश्य मेरे को मिला देखने को, और लगातार मिलते रहता है, हम रोज़ 2-4 होते रहते हैं जब गांव पे जाते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, खास करके उन महिलाओं तक जाते हैं। एक जो अनुभव रहा है कि जो खनन या औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, ये कौन सा तबका है जो वहाँ काम करने जा रहा है। एक जो भूस्वामी थे, कभी उनका ज़मीन उद्योगों ने लिया और एक बड़ी परियोजना में गई, और उसके अंदर उनका कोई मालिकाना हक या कोई शेयर नहीं रहा। उनको करना भी है तो एकदम न्यूनतम और अकुशल मजदूरी की बात करते हैं कि वो राख से फ्लाई ऐश के बीच काम करेंगी, वो पत्थर तोड़ेंगी, वो कचरा समेटेंगी, या फिर वहाँ आसपास के जो अधिकारी वर्ग होंगे उनके घरेलू काम करके ही वो उनको संतुष्ट करने के, जो बर्तन झाड़ू पोछा वाला काम रहा है, वो परिस्थितियाँ हैं। और दूसरा, उसी उद्योगों में स्पष्ट अगर हम देखें कि हमने जो केस लगाया था 2006 का बात है कि रथोबाई वर्सेस SCCL, रथ कुंवर वर्सेस SCCL और लीलाबाई वर्सेस SCCL करके, ऐसा करके लगभग हम लोगों ने 32 केस लगाया हाई कोर्ट में। और इसमें सबसे जो ऐतिहासिक फैसला आया 2016 में रथोबाई वर्सेस SCCL का, उसमें 1982 का कानून कहता था, खनन कानून कहता था बोल के, जो सरकार की कंपनी होती है, एक बड़ा पूरा एशिया में खनन करने वाली कंपनी है और सरकार के हाथों के अंदर है, और उन्होंने कहा कि हम 1982 का कानून कहता है कि महिलाओं को किसी भी हालत में खनन क्षेत्र में हम काम नहीं दे सकते हैं।
लेकिन रथोबाई के साथ जब हम लोग लेके गए और हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप लिंग भेद जाति के आधार पे आप भेद नहीं कर सकते हैं, आप भेद नहीं करेंगे। अगर आपने उनका 6 एकड़ ज़मीन लिया है तो आपको उनका या तो मालिकाना हक देना चाहिए, आपका जब से आप 2006 से आप जो खोद रहे हैं 2016 तक, इसका एक देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि पूरी दुनिया में आप महिलाओं की उपस्थिति को आप नहीं नकार सकते हैं। और ये ऐतिहासिक फैसला आने के बाद रथोबाई को ACCL ने बाकायदा सम्मान के साथ नौकरी किया, अपने यहाँ रखा, और उसके साथ 235 महिलाओं को देश के अंदर मतलब कि उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार काम लगातार मिलता रहा और अभी भी वो चल रहा है। तो दो चीज़ है कि क्या हम अपने जब हमने वहाँ पे कहा कि ये कानून बनाया किसने कि महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए खनन के अंदर काम, तब पता चला कि ये उस कंपनी की अपनी निजी व्यवस्था थी, न कि सरकार के अंदर कानून था। तो हमें थोड़ा बारीकी में ये भी जानना चाहिए कि हम कौन सा समुदाय के प्रति और खास करके महिलाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति इस तरीके के जो एक कानून के आड़ लेके जो काम करते हैं, उसके अंदर भी हमको सतर्क होने की ज़रूरत है। ये एक सीख देता है। अच्छा, और एक चीज़, औद्योगिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उसका उनके स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है, क्या असुविधाएं रहती हैं वहाँ? देखिए, एक स्पष्ट है कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ औद्योगिक प्रदूषण में आपका जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, और आपका मड का भी, जमीन का भी प्रदूषण है। आपके एक प्रदूषित माहौल में काम करने के लिए मजबूर है। लगभग अगर हम देखें तो हमारा 16वां स्थान है देश के अंदर प्रदूषण के मामले पे। तो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो, चाहे पावर प्लांट की बात हो चाहे खनन की बात हो, ये दोनों चीज़ें हैं, या बांध हो या कॉलोनी में हो या घरेलू कामगार हो, वहाँ का माहौल उनके स्वास्थ्य के प्रति दो तरीके का है। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक। शारीरिक में हम देखते हैं कि क्वार्ट्ज माइनिंग है, कोल माइनिंग है, पावर प्लांट है, यहाँ पे सीधे असर उनके फेफड़े, उनके गर्भाशय, फ्लाई ऐश के साथ जो गांव लगे हुए हैं जहाँ पाइपलाइन में फ्लाई ऐश डाला जाता है, वहाँ का जो एक खुशबू है, एक माहौल है, वो फ्लाई ऐश। आप अगर ज़्यादातर देखेंगे कि महिलाओं को बाहर काम करते वक्त उनको जो शौचालय की सुरक्षित जो रहने की बात है वो नहीं है, वो कहीं भी जाके बाथरूम जाएंगी, सीधे संपर्क आता है, गर्भाशय भी निकालने की बात आती है, और श्वेत प्रदर जैसे बीमारियाँ काफ़ी जो महिलाएं संकोचवश अपने पति तक को नहीं बता पाती और एक मौत चल जाती है। वहीं पे स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर की बात है। आपका यहाँ पे सबसे बड़ा आपको जानकारी दूं कि यहाँ क्वार्ट्ज माइनिंग होता है। क्वार्ट्ज माइनिंग जो है वो सिलिका पत्थर का माइनिंग होता है। फिर उसके बाद क्रशिंग की बात आती है, तो उसको हाथ में पैकेट डाल के वो लोग करते हैं। सिलिकोसिस का सबसे बड़ा और लाइलाज बीमारी है, लेकिन इस चीज़ को उद्योग स्पष्ट नहीं है, न सरकार स्पष्ट नहीं है कि आपको कोई एक डेटा आपको एक स्क्रीन में जो चलते रहता है कि अभी इसमें आपको ये खतरे हैं और आपको इस तरीके की सुविधाएं जरूरी है, अनिवार्य है, तभी आप इस प्लांट में आ सकते हैं या तभी आप इस प्लांट में काम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें सस्ते मजदूर के लालच में उद्योगपति कहीं न कहीं छिपाते हैं। उनको सुरक्षा उपकरण तक नहीं देते हैं ना, ग्लव्स या मास्क या हेलमेट, ये भी कई बार नहीं ये नहीं होता। और उसके बाद ये तो हम बड़े उद्योगों के लिए हम कह सकते हैं कि आप अपना चीज़ें लिख के दीजिए कीजिए, लेकिन इसके बीच में सैकड़ों यहाँ छोटे बड़े उद्योग हैं। अगर आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे काजू प्रोसेसिंग होता है। काजू प्रोसेसिंग में जो महिलाएं, आसपास की ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं, 5 गांव में वहाँ पे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि काजू के छिलके को जो जहर से तोड़ा जाता है उसको नहीं पता। तो स्वस्थ बहुएं आती हैं और वो अंधे बच्चे, मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग बच्चे पैदा करती हैं। स्वस्थ बच्चियां उस गांव से जो जाती हैं दूसरे गांव में स्वस्थ बच्चे पैदा करते हैं। तब उसके पीछे आपको रिसर्च करना पड़ता है। फिर एक बड़ा कि काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक तो वो चीज़ें हैं। दूसरा बड़ा चीज़ है कि आपको साबित करना कि आप हो कौन, बोलने वाले। हमारे आपको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। सिलिकोसिस में अभी भी मेरा लगभग 5 साल हो गया,
हम लोग का एक बड़ा कहना चाहिए कि एक उपलब्धि रहा लोगों के मदद के साथ, स्थानीय मीडिया, स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ साथियों के मदद से जो हम लोगों ने सिलिकोसिस पे जो कानून लाया, उसमें उन्होंने कानून लाया और 4 लोगों को सिलिकोसिस पहले तो है यहाँ के महिलाओं पे, अचानक कई मौतें हो रही हैं। आप मौतों के आंकड़ों को आपको गौर करना पड़ेगा कि मौत जो हो रही है किस कारण हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं रहा। तो फिर उसके बाद अभी भी मेरा 5 साल से आयोग में लटका हुआ है बाकी लोगों के लिए। हम खुश हो रहे हैं कि हम 4 मजदूरों को दे दिए, वो भी उनके मरने के बाद दे दिए, लेकिन जो अभी मौत के मुहाने में खड़े हैं हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब अपन लॉकडाउन पे आए हैं। लॉकडाउन के कारण सारी की सारी गतिविधियां रुक सी गई हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी। तो अपर्णा जी, आप ये बताइएगा कि लॉकडाउन में महिलाओं पर किस तरह का असर पड़ा है, उनके जीवन पर या उनके रोजगार पर क्या प्रभाव होगा? जब ये लॉकडाउन हुआ तब तो पहले लोगों को ये समझ में नहीं आया कि स्थिति क्या है, लेकिन जब ये हुआ कि काम पूरा बंद हो जाएगा, अभी किसी तरीके का उत्पादन नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में सब संशय में हो गए कि क्या करना है। और उसके बाद काम जब बंद हुआ तो लोगों के हाथ खाली हो गए। हाथ खाली हुए तो उनके पास ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, और जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ से भी जब काम बंद हुआ उनको निकाला गया। तो स्थिति बहुत ही, पूरे देश की जो स्थिति है श्रमिक वर्ग की खासकर, वो बहुत ही ख़राब हो गई है। हम अभी रोज़ ही सोशल मीडिया पर और टीवी पर और न्यूज़पेपर पर इन खबरों को देख ही रहे हैं कि जो श्रमिक वर्ग है सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है या जो एक सर्विस क्लास है, उनके पास तो एक नियमित आय के स्रोत हैं या उनके पास कुछ जमा पूंजी है जिससे वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जो रोज़ कमाने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो श्रमिक वर्ग के हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, ना उनके पास खाने के लिए है। और रोज़ ही खबरें आ रही हैं कि उनमें भूख से मर रहे हैं या हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। और अभी लॉकडाउन में ट्रेन, बस या जो परिवहन के जितने संसाधन हैं सभी बंद हैं, तो वो पैदल चल कर आ रहे हैं और स्थिति बहुत ही ख़राब है। और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जो गांव में भी श्रमिक वर्ग की महिलाएं हैं उनके पास भी रोजी नहीं है, तो अभाव में उनका दिन कट रहा है। सविता जी, असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं हैं अभी उनका रोजगार तो पूरी तरह छिन गया है। अब लॉकडाउन जब समाप्त होगा तब उनकी क्या स्थिति होगी? हमें काफ़ी भयावह स्थिति का अंदेशा है। उनके साथ शायद शोषण करने का एक बड़ा तबका तैयार हो गया है, हालांकि हमेशा से रहा है, लेकिन अब शायद खुल के आए, क्योंकि अभी स्पष्ट जो एक आशा था कि आज गांव पे नहीं है काम या आसपास नहीं है काम, तो हम आगे जाके शहर पे कर लेंगे, और आज शहर ने उन्हें निराश किया है। जिस तरीके से एक बड़ा पलायन हुआ, जिस तरीके से महामारी हुई, और जिस तरीके से जिनके लिए अगर हम देखें तो मैं बार बार मेरे अंदर जब से ये चीज़ें हो रही है, एक बहुत अंदर से ये मेरे गुरु रहे हैं विनय चारुल दोनों, उनका गाया हल चला के खेतों को, तो वो बार बार मेरे अंदर वो आ रहा है कि जिसने अनाज पैदा किया, जिसने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया, आज वो भूखे हैं, आज वो फुटपाथ तक में उनके लिए जगह नहीं है, और जो बड़े बड़े कपड़ों के मिल है, बड़े बड़े अट्टिलकाएँ हैं, ये तमाम चीज़ों पे उनके लिए नहीं है शहर में। उनके लिए तो केवल भूख है, बेरोजगारी है, रोजगार है। उनके लिए कानून कहीं न कहीं वो संवेदनशीलता नहीं ला पाई जो ला। पर इसके बाद उनकी रोजगार की क्या स्थिति बनेगी? वही मैं आ रही हूँ। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ पुरुषों को रोजगार मिलेगा, कम लोगों को रोजगार पे रखना है तो महिलाओं को की छटनी करके पुरुषों को ही रखा जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, छटनी की प्रक्रिया लॉकडाउन पहले से खास करके शुरुआत हो गया था भारत के अंदर, और खास करके रायगढ़ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें लगातार छटनी की एक 6 महीने पहले ही प्रक्रिया चालू हो रही थी। अभी केवल लॉकडाउन या कोरोना वायरस को लेके हम अभी एक हमारे पास मुद्दे हैं कि हम उनको लेके कर रहे हैं, लेकिन अभी जिन लोगों की ज़मीनें गई और ज़मीन के बदले में उन्हें रोजगार देने का दावा जो किया,
हालांकि उस तरीके का अगर आप एक खेत है वो 5 लोगों को रोजगार देता है और जो गैर कृषि कार्य में केवल एक बंदे को रोजगार देता है, वो भी बहुत ज़्यादा सम्मानित या बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बीच में बहुत सारी आत्महत्याओं की घटना घटी है, अगर पुलिसिया रिकॉर्ड अगर हम देखें तो। और उसी बीच में ये शुरुआत हुआ, वो शुरुआत 6 महीना पहले हो गया था, उसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो एक तरीके से वो शुरुआती दौर पे ये छटनी का जो प्रक्रिया था वो धीरे धीरे झेलना, एक तरफ ज़मीन चली गई, दूसरे तरफ नौकरी चला गया। उसमें महिलाओं को उस तरीके का नहीं स्पष्ट है कि आप क्या काम करेंगी। उन्होंने तो, हम तो EIA देख के हैरान हो जाते हैं कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप जाके सब्जी भाजी काम करेंगे या बड़े ऑफिसरों के कॉलोनी में जाके आप बर्तन धोएंगे। तो वो एक जो 10 एकड़ की मालकिन या 8 एकड़ की मालकिन जाके बर्तन माजे, इस बात के लिए एक मजबूर करने की बात आती है। तो अभी एक जब भी करेंगे ताकत, एक मानसिक रूप से ये लोग सोचते हैं कि पुरुष कर सकता है, तो महिला रोजगार न, पहले तो एक पूरा छीना गया है था, लगातार ख़त्म हो रहा था। इसमें अब एक बड़ा सीख ये भी है कि अब परिवार लेके शायद मजदूर न जाए बाहर काम करने। अब वो गांव पे स्थानीय रोजगार के विकल्प ढूंढने की बात है। वो विकल्प आप अलग अलग योजनाओं को कैसे ईमानदारी के साथ, बिना एक पारदर्शिता के साथ, बिना भेदभाव के महिलाओं के लिए, और उनके खास करके महिलाएं हैं तो आप बच्चों को नहीं नकार सकते हैं। महिलाएं हैं वो अपना बच्चों को, जैसे कि रोजगार गारंटी में झूला घर की व्यवस्था होना, स्तनपान कराने की एक व्यवस्था, सुरक्षित जगह होना, एक सम्मानित और एक सुरक्षित रोजगार की बात करना। झूला घर आज तक हम सफल नहीं हो पाए कार्य क्षेत्र में अपना करने के लिए। एक वैकल्पिक शिक्षा की जरूरत है वहाँ पे इस बीच में श्रमिकों के बीच में भी जो एक बीमा की बात आती है, एक दुर्घटना बीमा की बात आती है कि आप रोजगार गारंटी में काम करेंगे तो आपको एक बीमा राशि मिलना चाहिए। आपको एक शारीरिक अगर विकलांगता आती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, कोर्ट कचहरी लड़ना, नियम कानून पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इन चीज़ों को एक सरल प्रक्रिया नहीं करेंगे तो शायद हिंसा ज़्यादा, जब जैसे जैसे पुरुषों के ऊपर शारीरिक मानसिक दबाव बढ़ेगा उसका सीधा खामियाजा महिलाओं और बच्चों पे सीधे पड़ने वाले। ये खतरनाक चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तत्काल एक सुरक्षित रोजगार पुरुषों के लिए करने के साथ साथ महिलाओं के करना पड़ेगा। अच्छा, महिलाओं में जैसे केरल में सहकारी कृषि महिलाओं की बहुत सफल रही है, क्या उस तरह की कोई संभावना छत्तीसगढ़ में आपको नजर आती है कि लॉकडाउन के बाद अब गांव अधिकांश लोग पहुंच गए हैं, तो आपने अभी जैसे कहा कि कुछ संभावनाएं खोजनी पड़ेंगी, तो क्या सहकारी कृषि की संभावनाएं हमारे यहाँ कुछ हो सकती हैं? इसको लेकर के आप लोग कुछ काम कर सकते हैं क्या? देखिए, इस पे हम लोग शुरुआत 2008 से कर दिया है और हम लोगों ने सामूहिक खेती के लिए अपना एक ज़मीन का बैंक, एक मॉडल के रूप में छोटा जगह पे एक शुरुआत किया और वो सफल रहा। 750 एकड़ ज़मीन का एक मॉडल है जो भूस्वामी थे, उन्होंने अपना स्टाम्प पेपर पे लिख के गारे ताप उपक्रम प्रोड्यूसर कंपनी बना के उन्होंने मतलब कि चुनौती दिया कि हाँ हम कर सकते हैं। तो अगर बड़े जगह हम अपने यहाँ के जो स्थानीय स्तर के भूसे से बिजली, सोलर से बिजली, तो कहीं ना कहीं हमें विकल्प ढूंढने की बात है। तो उस समय जो ये सामूहिक कृषि की बात आई तो एक तो वहाँ तय हुआ कि जो खरीफ की फसलें हैं वो भूस्वामी कमाएगा, खेती करेगा, और जो रबी फसल है वो भूमिहीन लोग करेंगे। तो उसमें उस समय धान नहीं हो सकता, पानी का अभाव है, रबी का फसल है, तो उन्होंने सूर्यमुखी लगाया, मूंगफली लगाया, सब्जी लगाया। मुद्दा यहाँ पे बाजार का है। आप उत्पादन कर लेंगे और आपको अगर सही दाम और सही चीज़ें लागत के अनुसार नहीं होगा तो वो भी एक बड़ा मैनेजमेंट का बात है कि आप मशरूम उत्पादन की बात कर लेते हैं, उगा लिया मशरूम 5 SHG, और वो मशरूम के लिए मार्केट कहाँ है, वो सरल जगह का बड़ा मार्केट है। हाँ, मार्केट की बात है। बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों में भी ग्रामीण स्तर में बहुत खूबसूरत कलाएं हैं, उस कलाओं को निकाल के उसको बाजार तक कैसे लेके जाने की बात है। वो लिंक तो इसमें आपको सतत प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, सतत बैठक की बात है, आपको एक्सपोजर विजिट कराने की बात है, जो बेहतर जानते हैं उन लोगों को ढूंढने की बात है। इसके अलावा आपको वर्तमान कानून पे भी बहुत संशोधन करना पड़ेगा, मजदूर कानूनों पे, महिला कानून को लेके, और उसको सरल करके कैसे उन तक ले
लेके जाने की बात है कि लोग जाने। अगर हम देखेंगे कि उन्हें व्रत त्योहार ये सब तो बहुत पता रहता है, लेकिन उन्हें अपने हक नहीं मालूम है। एकदम सही बात है। मुद्दे की बात में आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद अब महिला श्रमिकों की स्थिति पर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार किस तरह से निकल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में महिलाओं की कलाओं को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर और साथ ही उनकी सूझबूझ को लेकर विश्व में भी क्या चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं देखना होगा और एक नई राह ढूंढनी होगी। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, अपर्णा जी और सविता जी, और बहुत सी जानकारियां शेयर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें सूचित करें। साथ ही साथ यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।